16 जुलाई 2012 कसेड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौट रहे थे। वो सब हॉलिडेज एंजॉय करने के बाद वापस अपने होम टाउन लौट रहे थे। अरे यार, कब ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। हाँ यार, साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में कुछ पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? पता नहीं यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है। ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा, क्या बहाना है? तो तेरे कहने का मतलब है कि रात को ये रास्ता अपने आप लंबा हो गया है? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैंने अब तक कभी रात में इस रास्ते से सफर नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। अच्छा, तो बिना एक्सपीरियंस के ही तूने रात के 12 बजे इस रास्ते को चुना है। वो अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो ट्रक लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। कैसा ड्राइवर है? पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। साहिल, साइड दे उसको, वरना ये हमको मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था जैसे खंडर से निकाला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक थी। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। तो दोस्तों, अब क्या इरादा है? मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि असल में माजरा क्या है। तू पागल हो गया है क्या? आधी रात में इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक में से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले पोशाक पहने हुए थे और उसके सिर पर एक हैट था। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। ये देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने को उत्सुक हो गए। अमित को भी मजबूरन उनके साथ चलना ही पड़ा। भला वो अकेला रहकर क्या ही कर लेता। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उस ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक ट्रक ड्राइवर, यानी वही नकाबपोश आदमी, उसने कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उन्हें बेरहमी से खाए जा रहा था। वो जिस्म के हर अंग को निकाल निकाल कर बड़ी गंदी तरह से खाए जा रहा था। भाई, ये कौन सा राक्षस है? निकलो जल्दी यहाँ से। हड़बड़ाहट में वो सभी एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वो हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही उसे वहां 3 लड़के भागते और एक अकेला अमित खड़ा दिखा। वो शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही
अमित की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद का नजारा इससे भी भयानक होने वाला था। भागो सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुकना मत। सभी गाड़ी की तरफ भागने लगे और फाइनली गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वो शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल, क्या कर रहा है? जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? कोशिश तो कर ही रहा हूं। साहिल गाड़ी को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उन्हें दिखता है कि अब वो दूर खड़ा शैतान अमित के जिस्म को खाने के बाद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो अब तेज हो चुका था और वो गाड़ी के लगभग नजदीक पहुंच ही गया था। लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वो शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वो हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और अनिकेत ने खिड़की से बाहर अपनी मुंडी निकाली, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वही शैतान है। तभी उस शैतान ने अनिकेत के सिर को अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डर गए और जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वो दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वो दोनों सांस दबाए चुपचाप लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर उसे राजीव एक कोने में दिखा। वो शैतान लंबे नाखून और अपनी धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल आई और उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो गई। उसका भी सिर धड़ से जमीन पर आ पड़ा। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिस वजह से वो बच गया। 16 दिसंबर 2012 की रात कसैड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे हर किसी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतहा रास्तों से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतहा सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे उसी कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वो अमर रह सके। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। कम से कम मेरा नहीं, मेरे बच्चे का तो ख्याल करो। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। हमारी बहू बेटियों पर काला जादू करती है, हमारे गांव पर अपनी बुरी नजर रखती है। आज तो तेरा खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और उसका दोस्त साजिद एक गर्भवती महिला को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहे थे। वो एक गर्भवती औरत थी और उसका बच्चा 8 महीने का हो चुका था। उस औरत ने लगातार गुहार लगाई, लेकिन फिर भी उनमें से किसी को भी उस पर दया नहीं आई और उन लोगों ने उस औरत को वहीं जंगल में जिंदा दफन कर दिया। अरे अब्दुल मियां, इस औरत की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन इस औरत के पेट में बच्चा भी था। कहते हैं कभी भी गर्भवती औरत को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। अरे अंजाम तो भयानक तब होता अगर हम इस प्रेग्नेंट चुड़ैल को सही समय पर पकड़कर ना दफनाते,
वरना ना जाने ये चुड़ैल हमारे गांव में और क्या क्या कलेश करवाती। उस रात वो सभी अपने घर चले गए। इस घटना को अब 1 साल बीत चुका था। आज अब्दुल एक बारात से अपने घर लौट रहा था। गांव से बाहर निकलने और गांव में दाखिल होने का बस एकमात्र रास्ता था, और वो है जंगल का रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र था जो गांव को बाहरी रास्तों से जोड़ता था। रात के करीब 2 बज रहे थे। अब्दुल अपनी साइकिल पर सवार मस्त मौला अंदाज में गांव की तरफ आ रहा था कि तभी वो जंगल में पहुंचता है और कुछ देर तक अपने सामने उस जंगल के गुफ्त सन्नाटे और पसरे कोहरे को गौर से देखता है और अपने मन में बड़बड़ाता है, हे ऊपर वाले, उत्साह में मैं तो ये भूल ही गया कि गांव जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना होगा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, और कोई दिखेगा भी कैसे, क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं। खैर, जब 10 किलोमीटर का सफर तय कर ही लिया है तो ये 2 किलोमीटर का जंगल पार करने में क्या दिक्कत है। ऊपर वाले का नाम लेते हुए आगे बढ़ता हूं। खुद से बस यही बोलता हुआ अब्दुल आगे बढ़ जाता है। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचता है, तब अचानक से उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई पीछे से लगातार उसकी साइकिल को पकड़ रहा है। अचानक से अब्दुल अपना बैलेंस खो देता है और साइकिल से नीचे की तरफ जा गिरता है। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरता है, एक तेज रफ्तार में उसकी साइकिल सरकती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। हे ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना, आज ना जाने क्या होने वाला है। अब्दुल तेज कदमों के साथ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो गुफ्त सन्नाटा उसकी रगों में डर के तूफान को और बढ़ा रहा था। तभी तेज बिजली कड़की और अब्दुल अपने सामने के नजारे को देखकर एकदम स्थिर खड़ा हो गया, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसके ठीक सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो तेज किलकारी लगाते हुए हंस रहा था। अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से। अब्दुल भागने के लिए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है, तभी उसे ठीक अपने पीछे से एक औरत की आवाज आती है, रुक जा हत्यारे। अब्दुल की सांसें तेज होने लगती है। वो थोड़ी हिम्मत जुटाकर पीछे पलटता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। एक औरत पुतले के समान खड़ी अब्दुल को घूर रही है। तुम तो वही हो ना जिसे हमने पिछले साल मार दिया था, लेकिन तुम जिंदा कैसे? तू बस यही सोच, मैं मरने के बाद भी दोबारा कैसे लौट आई। आत्मा को मुक्ति तभी मिलती है जब तक वो खुद के लोभ को पूरा नहीं कर लेती। मैं पिछले 1 साल से इसी जंगल में तेरा इंतजार कर रही थी, और आज रात वो घड़ी आ चुकी है जब मेरा मकसद और तेरे पाप का प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होगा। देखो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? और वो भी तुझे? अगर एक बार ये सब मेरे साथ हुआ होता तो शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसके जन्म से पहले ही तूने उसे मार दिया। देखो, जो कुछ हुआ वो अनजाने में हुआ, मुझे माफ कर दो और जाने दो। अच्छा, तो ये सब अनजाने में हुआ? क्या तूने मुझे माँ भी अनजाने में बनाया? और आखिर में गांव वालों को तेरे इस नाजायज औलाद का पता ना चल सके, इसलिए तूने धोखे से हमें मार दिया। क्यों?
कुछ याद आया? तूने शादीशुदा होते हुए भी मेरे साथ चक्कर चलाया, मुझे अपने जाल में फंसाया और मुझको प्रेग्नेंट करके आखिर में मार दिया, ताकि तेरा ये घटिया रूप गांव वालों के सामने ना आ सके। और तूने ये बहाना दिया कि मैं गांव वालों पर काला जादू करती थी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, ठीक उसी तरह जिस तरह तूने मुझे मारा था। ये दास्तान सुनने के बाद अब्दुल डरकर तेजी से वहां से भागने लगा, लेकिन तभी अचानक अब्दुल सामने एक गहरे दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगता है। अब्दुल बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारता है, लेकिन वो अंदर धंसता चला जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, जब तेरा पुनर्जन्म होगा, यानी अगले जन्म में, इस चीज का ख्याल रखना। इस जन्म में तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धंस जाता है और तभी उसके आसपास खून बहने लगता है। एक छोटा बच्चा उसी दलदल के अंदर से उसके जिस्म को नोच रहा था। अब्दुल चीखता है, चिल्लाता है और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उसी दलदल में हमेशा हमेशा के लिए समा जाता है। सारांश अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ अपने आगे की जिंदगी बहुत खुशनुमा तरीके से बिताना चाहता था। उसे एक बड़े और खूबसूरत घर की बहुत जरूरत थी, जिसमें वो अपने परिवार के साथ सुकून से रह सके। इसी बीच एक ब्रोकर ने उसे एक घर के बारे में बताया, जो शहर के एकदम कोने में है, बिल्कुल किसी फार्म हाउस की तरह। घर तो वाकई सुंदर था, लेकिन समस्या यही थी कि ये घर शहर से थोड़ा दूर एकदम सुनसान इलाके में था। इसी वजह से इस घर की कीमत इसके असल कीमत से काफी कम थी, जो कि एक फायदे का सौदा हो सकता था। रीटा, व्हाट डू यू थिंक? ये घर हमारे लिए कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत सही लग रहा है। घर तो वाकई अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलाका बहुत सुनसान है और यहाँ इकलौता सिर्फ हमारा ही घर होगा। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि इसमें हम शांति से रह पाएंगे, शहर के इतने शोर शराबे से दूर, एकदम खुशनुमा ढंग में। ये बात भी सही है। वेल, अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो इसे फाइनल करते हैं। और नहीं तो क्या, इतना सुंदर और बड़ा घर, वो भी इतनी कम कीमत में। ये तो वाकई लाजवाब सौदा है। और वैसे भी अगर कोई परेशानी हुई तो हम तुरंत निकल जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके बाद सारांश उस घर को खरीद लेता है। घर बहुत ही सुंदर था, काफी बड़ा था। जब वो सभी घर में एंटर होते हैं तो उन्हें उस घर में बहुत सी अजीब पेंटिंग्स दिखाई देती है। पेंटिंग कई मर्डर्स, क्राइम्स और बलात्कार की थी। पेंटिंग का पहला इंप्रेशन पढ़ते ही सारांश भड़क उठता है और उस घर के एक्स ओनर को कॉल करता है। अरे शुक्ला जी, ये कैसा घर है आपका? इतनी खराब पेंटिंग्स कौन लगाता है यार? अरे सॉरी, मैं उन्हें हटाना भूल गया। दरअसल जो पहले किराएदार थे उनकी पेंटिंग्स है ये। कोई नहीं, मैं कुछ लोगों को भेजकर घर से सभी पुराने सामान हटवा देता हूँ। हाँ बिल्कुल, एहसान होगा आपका। ये काम जल्द से जल्द करें। इसके बाद उस घर से सभी पुराने सामानों को बाहर कर दिया जाता है। घर की सभी पेंटिंग्स, पुराने फर्नीचर्स और बाकी सब कुछ। तकरीबन 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद
अचानक से एक शाम पूरे घर की बिजली चली जाती है। ओह शिट! अचानक ये लाइट्स क्यों चली गई? जल्दी कुछ करो, खाना भी नहीं बना है अभी। रीटा कैंडल्स जलाने के लिए किचन में जाती है और कैंडल्स को जलाती है, लेकिन बार बार कैंडल्स बुझ जाते हैं। इसी दौरान उसे ठीक अपने पीछे कोई हाथ महसूस होता है जो धीरे धीरे उसके गले के करीब बढ़ रहा था। रीटा तुरंत पीछे पलटती है, तब वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन रीटा को खुद से कुछ दूरी पर एक आदमी खड़ा दिखता है जिसके हाथों में एक खतरनाक चाकू था। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर सारांश तुरंत वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीटा? तुम इतने जोर से क्यों चीखी? सारांश, मैंने अभी आदमी को खड़े देखा जिसने चाकू लिया था और वो मुझे मारने वाला था। कौन आदमी? कौन तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? ये तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा तो दूसरा कोई भी नहीं है। नहीं सारांश, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तुम पहले शांत हो जाओ और पानी पियो। इसके अगले ही पल लाइट आ जाती है और पूरा घर जगमगा उठता है। इसके बाद सारांश देखता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। जरूर ये रीटा का वहम ही था। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी दास्तान नहीं थी जो उन्हें इस घर में महसूस हुई थी। इसके बाद से तो एक पर एक ऐसी घटनाओं ने जन्म लिया जो किसी भी आम इंसान की जिंदगी को तबाह कर दे। अक्सर टेबल पर रखे कांच के गिलास नीचे जमीन पर गिर जाते, जिससे टूटा कांच पूरे फर्श पर पड़ा मिलता। सारा सामान अपनी जगह से अपने आप बदल जाता। रीटा अक्सर अपनी बेटी को अकेले में बड़बड़ाती सुनती। इसी तरह एक सुबह रीटा जब लिविंग एरिया में आई, तब उसने अपनी बेटी के मुंह से जो सुना, वो सुनकर उसके होश उड़ गए। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है। देखते हैं तुम हमें कैसे इस घर से बाहर निकालती हो। आन्या को ये कहते सुनकर रीटा बहुत ज्यादा दंग रह जाती है। वो ये बात सारांश को बताती है, लेकिन सारांश उसे बच्चे की एक नटखट हरकत समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब बहुत जल्द इस घर में वो खौफनाक रात आने वाली थी जिसका सामना इससे पहले इस घर के पुराने किराएदारों ने किया था। आज अमावस्या की रात थी, जब काले बादल छाए थे। पूरा परिवार अपने कमरे में सुकून की नींद ले रहा था। तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दस्तक की आवाज सुनकर रीटा एकदम से चौंक जाती है और दरवाजे पर कौन है ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाती है। लेकिन तभी उसके मन में ये ख्याल आता है कि इस तरह देर रात दरवाजा खटखटाना ये कोई आम बात नहीं है, इसीलिए सीधा दरवाजा खोलना उचित नहीं है। पहले खिड़की से देख लेना चाहिए। जैसे ही रीटा खिड़की को हल्का सरकाते हुए बाहर की तरफ झांकती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक गायब सिर वाला आदमी एक कुल्हाड़ी को हाथ में लिए लगातार दरवाजा ठोक रहा था। लगातार इस आवाज के चलते सारांश भी जाग उठा और बाहर लिविंग एरिया में आ गया, जहां डर के मारे रीटा अभी बस संभलने की कोशिश ही कर रही होती है। रीटा, क्या हुआ? तुम ऐसे पुतले की तरह क्यों खड़ी हो? तभी घर के चारों ओर से डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। अचानक ये सुनकर सारांश भी एकदम सकपका जाता है। तभी उसकी नजर सामने रीटा पर पड़ती है,
जिसने अपने सभी बालों से मुंह को ढक लिया था। इन आवाजों के बीच अचानक उसे अपने बच्चों का ख्याल आता है जो रूम में अकेले थे। सारांश भागता हुआ अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक तेज झटका लगता है। वो देखता है उसके बच्चे के अंदर किसी दुष्ट आत्मा का प्रवेश हुआ था और वो रूम की दीवारों पर किसी छिपकली की तरह चल रहे हैं। ये देखकर वो एकदम सुन्न पड़ जाता है। घर के वातावरण से आती वो डरावनी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारांश भागता हुआ एक बार फिर नीचे रीटा के पास जाता है, लेकिन रीटा तो वहां से गायब थी। तभी अचानक पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी वक्त कोई धीरे से सारांश के कंधे पर हाथ रखता है। जब वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो वो रीटा थी, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी और मुंह के अंदर से 2 नुकीले दांत बाहर आ चुके थे। वो सारांश को सीधा गर्दन से उठा लेती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो रीटा? क्या तुम पागल हो गई हो? जिस तरह एक रात हमारे परिवार को बेवजह मार डाला गया, ठीक उसी तरह इस घर में आने वाला कोई भी परिवार सुखी नहीं रह सकता। तेरे बीवी बच्चे तो पहले ही मारे जा चुके हैं और अब तेरी बारी है। इतना कहते हुए रीटा सारांश को एक तेज रफ्तार से सामने पिलर्स की तरफ फेंक देती है, जिससे उसे गहरे जख्म लगते हैं। और फिर रीटा एक धारदार चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ती है और फिर उसके जिस्म से बची कुची जान भी बाहर निकाल देती है। कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदो तो अच्छी जांच पड़ताल जरूर कर ले, क्योंकि कई घरों की कहानियां बहुत भयानक होती है, जिसका अंजाम कल्पना मात्र से शरीर में खौफ की नदियां बहने लगती है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये भी निशाना बने एक ऐसे घर का जो कि श्रापित था। उस श्रापित घर का इतिहास कुछ इस प्रकार है कि कई सालों पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। अब क्योंकि ये घर शहर से एकदम हटकर एक सुनसान इलाके में बसा था, तो इस वजह से इस घर को निशाना बनाना लुटेरों के लिए आसान था। एक रात कुछ इसी तरह दस्तक सुनने के बाद परिवार के लोगों ने दरवाजा खोला। तब 2 लुटेरे अंदर दाखिल हुए और उन्होंने पहले तो सारे धन जेवर लूट लिए और हाथापाई के दौरान पूरे परिवार को मार डाला। तब से ये घर पूरी तरह से श्रापित हो चुका है और जो भी यहाँ रहने आता है वो जिंदा नहीं बचता।